हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन CSV फाइल्स और MySQL एंड पांडास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस फाइल के अंदर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से अगर हम चाहें तो फाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिटवीन CSV फाइल। MySQL आपका सिलेबस में से हटा दिया गया इस साल, तो सिर्फ CSV फाइल ही हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से CSV फाइल्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, CSV फाइल का मीनिंग क्या है? CSV का मीनिंग होता है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़। अगर आपने किसी फाइल के अंदर कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जो कि कोमा सेपरेटेड है, तो उन वैल्यूज़ को, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को ही CSV फाइल कहा जाता है, या फिर उसे CSV फॉर्मेट भी कह देते हैं, जिसके अंदर फाइल को कोमा सेपरेटेड रखा जाता है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हम माई कंप्यूटर में C ड्राइव, C के अंदर डाटा के अंदर ये हमारे पास कुछ फाइलें हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी CSV फाइल होती है वो यूजली जो है एक्सेल फॉर्मेट में या फिर चाहे तो नोटपैड में भी स्टोर की जा सकती है। देखिए, मैं नोटपैड वाली फाइल ही दिखाता हूँ आपको। नोटिस कीजिए, यहाँ पर ये जो फाइल लिखी हुई है, अगर आप नोटिस करें तो इसके अंदर 1 कोमा सराहा कोमा कपूर, इसी तरीके से 2 कोमा रीत कोमा कोर, इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो इसे कहते हैं कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़, और इस फाइल को कहते हैं CSV फाइल या CSV फॉर्मेट। तो ये हमने कोमा सेपरेटेड कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इन वैल्यूज़ को अगर हम चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पाइथन के अंदर डाटा फ्रेम बना सकते हैं इससे। तो वो कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा सा CSV फॉर्मेट के बारे में जान लें कि CSV फॉर्मेट होता क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस फाइल के अंदर, यहाँ पर आपका कुछ डाटा जो है CSV फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसके अंदर जो हर रो है, डेट मीन्स ये आपकी जो रो है, ईच रो, इसे कहते हैं रो। ईच रो ऑफ द टेबल इज स्टोर्ड इन वन रो। आपकी जो ये एक सिंगल रो है, ये जब हम डाटा फ्रेम बनाएंगे तो उसके अंदर भी एक ही रो के अंदर लिखी जाएगी। सच दैट द नंबर ऑफ रोज इन CSV फाइल आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल। जो इससे टेबल बनेगी हमारी, जो डाटा फ्रेम बनेगा वो इक्वल बनेगा। डेट मीन्स उतनी ही हमारी रोज बनेंगी उसके अंदर जितनी इसके अंदर रोज हैं। जैसे कि इस समय हमारे पास 5 रोज है, तो वहाँ पर भी 5 रोज ही बनेंगी। तो ये किसी टेबल में या शीट में या डाटाबेस टेबल जो भी हम बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, उस फॉर्म में हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड, द फील्ड वैल्यू। ये देखिए, ये इसको कहते हैं फील्ड वैल्यू। ये तो पूरी रो की बात हो गई। ये जो 2 है ये एक फील्ड वैल्यू है। दूसरा जो रीत है ये आपकी सेकंड फील्ड वैल्यू होगी। कोर जो है वो थर्ड आपकी वैल्यू होगी, डाटा वैल्यू होगी। तो द फील्ड वैल्यू ऑफ ए रो आर स्टोर्ड टुगेदर विद कोमास आफ्टर एवरी फील्ड वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फील्ड वैल्यूज हैं अलग अलग, उनको कोमा से सेपरेट किया गया, तो ये कोमा सेपरेटेड वैल्यूज कहलाती हैं। बट आफ्टर द लास्ट फील्ड, जैसा कि आप नोटिस करें तो ये लास्ट फील्ड है, जैसे कि कपूर हो गया, कोर हो गया, इसके बाद कोई कोमा नहीं लगाया जाता है। तो यही बताया गया, बट आफ्टर द लास्ट फील्ड्स वैल्यू इन ए लाइन और रो नो कोमा इज गिवन, जस्ट द एंड ऑफ लाइन। आप एंटर का बटन दबा देंगे, जिसको एंड ऑफ लाइन कहा जाता है, सिर्फ वही काफ़ी है। इसके अलावा कुछ भी कोमा लगाने की जरूरत नहीं है लास्ट फील्ड वैल्यू के बाद। द CSV फॉर्मेट इज पॉपुलर एज इट ऑफर्स फॉलोइंग एडवांटेजेस। कई जगहों पे हम इस तरीके से CSV वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्मेट के अंदर। ऐसा क्यों करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1 है सिंपल, इस बहुत आसान है। कॉम्पैक्ट, सिंपल सा, देख सकते हैं छोटे से जगह में 5 लाइनें लिख दी गई हैं। एंड ओम्बिक्विटस फॉर्मेट फॉर डाटा स्टोरेज। ओम्बिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापक, जिसको कहीं पर भी प्रयोग किया जा सकता है। अ कॉमन फॉर्मेट फॉर डाटा इंटरचेंज। इसको यूजली यूज ही इसलिए किया जाता है ताकि हम आसानी से इसे दूसरे किसी फ्रेमवर्क में या डाटा फ्रेम में भेज सके, इंटरचेंज कर सके। तीसरा, इट कैन बी ओपन इन पॉपुलर स्प्रेडशीट पैकेजेस लाइक MS Excel, कैल्क,
ये हमारे जो सॉफ्टवेयर है उनके अंदर भी आसानी से खोला जा सकता है इस फॉर्मेट में लिखी जानकारी को। नियरली ऑल स्प्रेडशीट्स एंड डाटाबेसेस सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू CSV फॉर्मेट। जितनी भी आपके स्प्रेडशीट्स या डाटाबेस सपोर्ट के सॉफ्टवेयर हैं उन सभी के अंदर ये सपोर्ट करते हैं और हम उनसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डैट मीन्स अगर इस फॉर्मेट में लिखी जानकारी है तो उसमें भेजी जा सकती है, एक्सपोर्ट की जा सकती है, और अगर उसमें लिखी हुई जानकारी है तो दोबारा से उसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के थ्रू लिखा जा सकता है। डैट मीन्स इंपोर्ट किया जा सकता है। तो ये हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। एक तो मैंने आपको ये नोटपैड की फाइल दिखाई, एक मैं आपको इस फाइल को और दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर एक्सेल के अंदर भी हमने इसको बना रखा है। ये CSV फॉर्मेट की फाइल है। नोटिस कीजिए, अगर हम उसको देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर नज़र आती है। ये हमने वहाँ से इंपोर्ट की थी, तो इंपोर्ट के केस में ये कुछ इस तरीके से दिखाया गया। इसके अंदर एक फॉर्मेटिंग गलत हो गई थी तो लास्ट लाइन गलत आ रही है। चलिए कोई दूसरी फाइल देख लेते हैं। इसकी बजाय हम देखते हैं माई डाटा 1। ये देखिए, ये आपकी इस तरीके से इसको सेमीकोलन लगा रखा है यहाँ पर कोमे की बजाय, तो सेमीकोलन का भी यूज़ किया जा सकता है, वो भी एक सेपरेटर यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग जगह पे हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने सेपरेटर दिया ही नहीं है, खैर ये इकट्ठा दिया हुआ है। तो ये सभी हमारी CSV फॉर्मेट की फाइल्स हैं जो हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे कि सैम्पल को देख लेते हैं, एक सैम्पल फाइल भी हमारी बनी हुई है। तो ये हमारी सैम्पल फाइल है, ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। अभी हम इसके प्रोग्राम्स देखेंगे तो वहाँ हम इनका यूज़ करेंगे, कैसे कैसे हमारे को ये शो की जाती है। जब हमने इसको सेव करना है तो कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये फाइल है, ये हमने लिख ली, तो इसके बाद जब हम इसे सेव करेंगे तो फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज के अंदर फाइल का नाम देना होता है। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेव एज टाइप CSV, डैट मीन्स कोमा डिलिमिटेड। अगर आप नहीं बताते हैं तो ये एक्सेल वर्कबुक में सेव होता है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से ये सिलेक्शन कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर CSV की, आप इसके ऊपर जाकर ये रहा CSV कोमा डिलिमिटेड, आप इस ऑप्शन पे जाकर सेव करेंगे तो आपकी फाइल कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की फाइल बन जाएगी। तो एट प्रेजेंट भी जो हमारे पास ये फाइल बनी हुई है, इसके अंदर हमने बेशक अलग अलग कॉलम्स बना रखे हैं, लेकिन ये कोमा सेपरेटेड फाइल है हमारी। इस तरीके से इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये CSV फाइल ही है जिसको हम यूज़ भी करके देखेंगे। जब हम डाटा को लोडिंग डाटा फ्रॉम CSV टू डाटा फ्रेम करते हैं तो इसके लिए हमारे को क्या करना होता है। ऐसा करने के लिए हमारे पास जो है दो फंक्शंस हैं, एक का नाम है रीड CSV और दूसरे का नाम है टू CSV। रीड CSV का मतलब है CSV से रीड करके डाटा फ्रेम में भेजना, और टू CSV जो फंक्शन है उसका यूज़ होता है इसका रिवर्स करना। डैट मीन्स डाटा फ्रेम से कोमा सेपरेटेड फाइल बनाना। तो ये दोनों जो हमें होते हैं हेल्प करते हैं CSV फाइल से डाटा फ्रेम में लिखने और पढ़ने के लिए। सेव करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से हम इसको सेव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था उस तरीके से अगर हम चाहें तो इसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन के ऊपर आ गए हम। पाइथन के अंदर देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको माई डाटा फाइल दिखाई थी वही फाइल हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर रखी है। इसको तरीका देख सकते हैं हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका बताया गया यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस लाइन का तो यूज़ करना ही है क्योंकि ये भी पांडास के थ्रू ही आपका डाटा फ्रेम क्रिएट होगा। तो इम्पोर्ट पांडास एज PD, ये हमने सबसे पहली लाइन लिखनी है। साथ में डाटा फ्रेम जैसे हम बनाते हैं उस तरीके से df2 इज इक्वल टू PD हमारे एलियास का नाम है जो पांडास का, डॉट रीड CSV। डैट मीन्स अब हम किसी CSV फाइल से डाटा को पिक करेंगे और उसको यहाँ पर उससे डाटा फ्रेम को बनाएंगे। तो ये इसका लिखने का तरीका है। अभी ये वाला आर्ग्यूमेंट अगर आप चाहते हैं तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए कि बगैर इसके भी काम किया जा सकता है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया एट प्रेजेंट के लिए, ये मैं कट कर देता हूँ। सिर्फ मैंने इतना ही लिखा और अब मैं इसको आपके लिए रन करके दिखाता हूँ कि ये क्या मुझे आउटपुट देता है। तो नोटिस कीजिए मैंने इसको रन किया। रन करने पे अगर आप नोटिस करें तो ये कुछ इस तरीके से मेरी जानकारी को दिखा रहा है। ये मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये डाटा फ्रेम क्रिएट किया है इसने। कब?
जबकि मैंने इसको इस तरीके से शो किया है। मैं आपको एक बार माई डाटा फाइल भी दिखा देता हूँ कि माई डाटा फाइल के अंदर हमारे पास वहाँ पर क्या जानकारी उपलब्ध है। तो देखिए माई कंप्यूटर के अंदर सी के अंदर डाटा के अंदर माई डाटा, ये देख सकते हैं। ये हमारा जो है फॉर्मेट है जिसके अंदर हमने जानकारी लिखी हुई है। 1 सराहा कपूर, 2 रीड कौर, 3 रॉबर्ट डगलस, इस तरीके से ये जानकारी लिखी हुई है। ये इस फॉर्मेट में है। और अगर इसमें देखें तो इसके अंदर भी ये वाली फाइल हमने यूज़ की हुई है वहाँ पर। तो ये नोटपैड की फ़ाइल है जिसको CSV फॉर्मेट में, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है तो ये वाली फ़ाइल को हमने वहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ पर इसके बारे में। ये देख सकते हैं, ये जो लाइन के अंदर गड़बड़ आई है ये उसी एक्सेल फाइल के कारण है। एक्सेल फाइल से डाटा को यहाँ से पिक किया गया। आप चाहते हैं तो हम उसे ठीक भी कर देते हैं एक बार, ताकि कि वो गलत इस तरीके से लाइन में देख सकते हैं। यहाँ पर 0 1 2 3 दिखाया गया है, यहाँ पर पहली लाइन को इस तरीके से 1 सराहा कपूर लिया गया। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इस केस के अंदर अगर आप नोटिस करें तो इसने कोई भी हेडिंग लाइन, जो स्टार्टिंग की लाइन होती है हेडिंग लाइन जिसे हम कहते हैं, वो नहीं बनाई है। रीज़न बीइंग क्योंकि जो हमने डाटा लिखा हुआ है उसके अंदर भी इस तरीके की कोई हेडिंग लाइन नहीं दी हुई है। एक चीज़ का आपने ध्यान देना है कि जो हम यहाँ पर पाथ, इसे कहते हैं पाथ, ये जो हमने डबल कोट्स के बीच में लिखा है ये पाथ है। ये किस चीज़ का पाथ है? ये उस CSV फाइल का पाथ है जो हमने दूसरी जगह बनाई है, जिसको पिक करेगा, जिसको ये रीड करेगा और जिससे डाटा फ्रेम क्रिएट होगा। तो हमने जो ये पाथ लिखना है, इस पाथ के अंदर वैसे तो हम सिंगल जो है स्लैश का यूज़ करते हैं इस तरीके से, लेकिन अगर बाई चांस सिंगल स्लैश हमारा एरर देता है, मैं देखिए रन करके दिखाता हूँ, शायद चल भी जाए और ना भी चले, दोनों ही केस हो सकते हैं। चल गया, हमारे केस में इसने एरर नहीं दिया, लेकिन बाई चांस अगर ये एरर देता है तो उस केस के अंदर आपको यहाँ डबल स्लैश लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर सिंगल स्लैश वर्क नहीं करता तो डबल स्लैश हमें लगाना होगा, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द वर्जन ऑफ द पाइथन कई जगहों पे ये एरर देता है। आप चाहें तो पेज नंबर 247 पे देख भी सकते हैं, नोट पे लिखा हुआ है वाइल गिविंग file path sometimes error is reported with path even though you have given the right path. For that you may give the paths with double slashes such that in place of c:/data/myfile, हमारे केस में my data है फाइल का नाम, write c/double/data/myfile.csv। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर लिखना होगा। चलिए एक बार हम उसको करेक्शन कर लेते हैं जो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है एक्सेल फाइल के अंदर, और फिर हम दोबारा से अपने रिजल्ट को चेक करेंगे कि क्या इसने उसे ठीक किया या नहीं किया। तो देखिए हमारे पास जो डाटा यहाँ लिखा हुआ है उसके अंदर हमें सिर्फ यहाँ पर जो है 5 लिखना है। तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ 5 कर दिया। इस वाले काम को मैं यहाँ लिख देता हूँ गोपालन, और यहाँ पर जिया लिखा हुआ था, ये जिया कर दिया। इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कर देते हैं, जो भी फॉर्मेट है। यस कर देते हैं, सेव कर देते हैं इसको। यहाँ पर ये एक्चुअली में नाम दोबारा मांग रहा है, एक बार गलती हो गई है, दोबारा नाम मांग रहा है। तो चलिए हम इसके नाम को ही चेंज कर देते हैं, हम माई डैट कर देते हैं इसको, माई डैट, और CSV डिलीटेड कर देते हैं, सेव कर देते हैं। इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई माई डैट सेव हो गई है, देखिए ये। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखिए ये करेक्टेड वर्जन है इसका माई डैट। अब चेक करते हैं, वहाँ पर जाते हैं अपनी फाइल के ऊपर दोबारा से, और वहाँ पाथ चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं फाइल का। इस बार माई डैट से उठाते हैं, बाकी तो पाथ सेम ही है हमारा, तो इस बार हम माई डैट से उठाएंगे डाटा को। अब रन करते हैं इस फाइल को और फिर आंसर चेक करते हैं कि क्या शो करता है ये। नोटिस कीजिए इस बार इसने जो गड़बड़ पहले हो रही थी वो गड़बड़ नहीं आई है। 5 जो है डायरेक्ट नीचे आ गया, और आगे नाम के नीचे नाम और सरनेम के नीचे सरनेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ है उसके अंदर पहली रो को इसने क्या मान लिया, हेडिंग रो मान लिया है, जबकि ये हमारी हेडिंग रो नहीं है। हमें इसकी हेडिंग रो खुद से बनानी है। तो ऐसा करने के लिए जो मैंने कुछ देर पहले यहाँ पे से टेक्स्ट कट किया था वो दोबारा मुझे लिखना होगा।
वो बाई चांस हमने कुछ और कट किया, इसके कारण से हट गया है, तो मैं आपके लिए दोबारा से इसको लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना होगा, हमें इस आर्ग्यूमेंट का यूज़ करना होगा, नेम्स इज इक्वल टू स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर रोल नंबर कोमा में सेकंड जो हम नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं फर्स्ट नेम, तो हमने सेकंड ये दे दिया, और तीसरा जो हम देना चाहते हैं मान लीजिए वो देना चाहते हैं लास्ट नेम, तो हमने इस तरीके से तीसरा आर्ग्यूमेंट दे दिया कि तीसरे हेडिंग के अंदर हम लास्ट नेम लिखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स हो गए, एक आर्ग्यूमेंट हो गया नेम्स, जिसके द्वारा अगर हम चाहें तो अलग हेडिंग रो बना सकते हैं। डैट मीन्स अगर हम नहीं चाहते कि जो हमारे पास CSV फॉर्मेट है उसकी पहली रो को एज हेडर रो, जैसे कि इस केस के अंदर ये वाली जो लाइन है एट प्रेजेंट इसको कंसीडर किया जा रहा है, हम नहीं चाहते कि इसको माना जाए, बजाय इसके जो हमने यहाँ नेम्स प्रोवाइड कराए गए हैं वो नेम्स माने जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें ये आर्ग्यूमेंट देना होगा रीड CSV फंक्शन के अंदर कोमा लगाकर, जो आप पाथ देंगे, पाथ के बाद नेम्स इज इक्वल टू क्या क्या नाम चाहते हैं। आप रन करके देखते हैं एक बार, तो नोटिस कीजिए इस बार जो पहली रो थी जिसके अंदर वन सराहा कपूर लिखा हुआ था वो भी आपकी नीचे आ गई है, और अलग से हेडिंग रो बना दी गई है, जिसके अंदर जो आपने पहले नंबर पे दिया था रोल नंबर वो फर्स्ट प्लेस पे लिखा आ गया, जो सेकंड नंबर पे दिया था फर्स्ट नेम वो सेकंड प्लेस पे लिखा आ गया, और जो थर्ड नंबर पे दिया था लास्ट नेम वो लास्ट प्लेस के ऊपर लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप अलग से प्रोवाइड कर सकते हैं। डैट मीन्स आप हेडिंग रो अलग से बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने जो कोमा सेपरेटेड फाइल बनाई है अगर उसके अंदर हेडिंग रो नहीं दी है तो उस केस के अंदर आपको ऐसा करना होगा, और अगर आपने उसी के अंदर हेडिंग रो दे दी है तो आपको नेम्स आर्ग्यूमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। उस केस में ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो को हेडिंग रो मान लिया जाएगा, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने वो अपनी CSV फाइल के अंदर दी हुई है या नहीं दी हुई। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो एक अनदर आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं हेडर। अगर आप चाहते ही नहीं कि ये नेम्स वगैरह कुछ भी लिखा है, आप चाहते हैं कि सीधा ही उसके अंदर आपका हेडर जो है वो जो जैसे कि हमारे पास यहाँ इंडेक्स वैल्यूज लिखी आ रही हैं रोज की 0 1 2 3 4, इसी तरीके से यहाँ पर 0 1 2 लिखा आ जाए, डेट मीन्स कॉलम की इंडेक्सिंग आ जाए, आप ये रोल नंबर वगैरह नहीं लिखना चाहते, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ ये जो हमने अभी लिखा यह लिखने के आप लिख देंगे इसके अंदर हेडर नन, हेडर इज इक्वल टू नन। हेडर हम चाहते ही नहीं है कि हमारी जो टेबल है उसके अंदर कोई हेडर बने। अब रन करके देखते हैं, इसको चेक कीजिए। इस बार जो हमने पिछली बार रोल नंबर लिखा था वो तो खैर लिखा आना ही नहीं था, बट जो हमारा पहले लिखा आ रहा था वंशराह कपूर को जो है हेडिंग रो माना जा रहा था वो भी नहीं हुआ। 0 1 2 जो इंडेक्सिंग है हमारे कॉलम्स की उसको क्या मान लिया गया, उसको हेडिंग रो मान लिया गया है, और ये हमारी पूरी टेबल बन गई है, और हमारे CSV जो फाइल बनी हुई है उसके अंदर वो इसी तरीके से दिया हुआ है, डैट मीन्स डाटा को प्रोवाइड कराया गया है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एक अनदर एग्जाम्पल दिया गया है बुक के अंदर पेज नंबर 248 के ऊपर नीचे, अगर मान लीजिए आप जानबूझ के 1 2 3 लिख देते हैं अपनी हेडिंग रो के अंदर, जैसा कि इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है, तो क्या होगा। तो चलिए एक बार दोबारा से चलते हैं, चेंज करके देखते हैं। सी में गए, डाटा में गए, माई डैट को ही चेंज करते हैं जो हमने बाद में बनाया, या यहाँ पर हम एक रो इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट के बाद पहले कॉलम के अंदर हमने टाइप कर दिया जानबूझ के 1 2 एंड 3। इसको सेव करते हैं। ये हर बार एक्चुअली नई फाइल ही बनाने के लिए बोलता है अगर हम कोई चेंज करते हैं तो इसको मान लीजिए हमने माइदा के नाम से सेव कर दिया, कोमा सेपरेटेड फाइल ऑलरेडी, ये लीजिए ये फाइल बन गई है। अब इसके अंदर वहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं।
यहाँ पाथ चेंज कर देते हैं, हेडर को हटा देते हैं। अब रन करते हैं इसको। नोटिस कीजिए हमने जो वहाँ पर फर्स्ट लाइन रो दी थी 1 2 3, अब वो हमारी कॉलम के हेडिंग्स बन गए हैं और 0 1 2 3 4 जो इंडेक्स है वो हमारे पास यहाँ लिखे आ रहे हैं। मान लीजिए इस तरीके का हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मेट है और हम अगर इसके ऊपर नेम्स वगैरह वाला अपना ऑप्शन दे देते हैं, देखते हैं एक बार। अभी ये देखिए, अगर आपको याद हो तो कुछ देर पहले हमने ये प्रोवाइड कर रखा था नेम्स। अगर मान लीजिए अब हम इसको दे देते हैं तो ये क्या करेगा, ये 1 2 3 को भी एक रो मान लेगा। डैट मीन्स देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट रो 1 2 3 मान ली गई है। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो क्योंकि हमारा तो ये कॉलम है। तो अगर हम इसकी बजाय पर यहाँ पर चेंज करके कर देते हैं हेडर, हमने यहाँ पर लिख दिया हेडर नन, और अब इसे रन करते हैं तो देखिए क्या आउटपुट शो करेगा। नोटिस कीजिए अभी भी इसने हेडर तो नन कर दिया जो रोल नंबर है, लेकिन इसको अपनी एक रो मान लिया जो कि कॉलम का हेडिंग होना चाहिए था। तो उस केस के अंदर हमारे पास एक तरीका है, हम क्या कर सकते हैं उस केस के अंदर, हम जो है यहाँ पर स्किप रोज एक हमारे पास ऑप्शन है, आर्ग्यूमेंट है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर रो को ही स्किप करना चाहते हैं। तो हमें क्या लिखना होगा इसके आगे, यहाँ पर जैसे कि हमने पहले दिया था नेम वाला, अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रॉपर हेडिंग बने आए और ये 1 2 3 हटी जाए परमानेंट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से लिखकर और इसके बाद कोमा लगाकर यहाँ पर एक अनदर आर्ग्यूमेंट दे देंगे, स्किप रोज इज इक्वल टू 1, जिस रो को हम स्किप करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्किप रोज इज इक्वल टू 1। अब रन करके देखते हैं इसको। तो नोटिस कीजिए इस बार जो हमारी ये रो 1 बार बार बन रही थी, इस केस में भी इस केस में भी वो हट गई है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर रो को हटाना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उस केस के अंदर आप स्किप रोज आर्ग्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर रो हटा दी जाएगी। देखिए इसको अगर मैं चेंज करके देखूं तो इसके अंदर मान लीजिए मैंने रो नंबर 2 कर दिया। अब इसको रन करता हूं तो नोटिस कीजिए अब हमारी रो नंबर 2 जो सराहा है वो हट गई है, साथ में पहली रो तो हट ही गई है। तो इस तरीके से 2 रोज को स्किप कर दिया गया है। जितनी रो आप स्किप कराना चाहते हैं उतनी रो को स्किप कर दिया जाएगा फ्रॉम दी टॉप, जितनी आप रो चाहेंगे। अगर मैं इसको स्किप रोज 4 कर देता हूँ और अब रन करता हूँ तो नोटिस कीजिए ऊपर की 4 रो स्किप कर दी गई है। तो आप जितनी रो स्किप कराना चाहें उतनी रो स्किप करा सकते हैं अपने CSV फाइल में से, तो उतनी रोज आपकी स्किप कर दी जाएंगी। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो रोज को स्किप भी कराया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ जितना बताया गया होगा किस तरीके से CSV फाइल से डाटा फ्रेम में डाटा को इंपोर्ट किया जाता है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।